हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, एज पर योर डिमांड्स तुम लोगों ने कहा था कि पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन करा दो, पेपर आ रहा है हम लोग का, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का आ रहा है, कुछ कुछ का थोड़ा लेट है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैंने पूरा केमिस्ट्री यहाँ पे कवर किया है, फिजिकल से लेके इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक। वंस अगेन हाई टॉपिक्स को ही पकड़ा है, मेन फॉर्मूलाज को ही पकड़ा है। कुछ चीजें ऐसा है जो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आज तो नहीं मिलेगा, कल के वीडियो में मिलेगा। बट मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर तुमने थ्रू आउट द ईयर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट विल बी अ वेरी गुड रिवीजन वीडियो फॉर यू। एंड अगेन आई विल ट्राई टू कन्फाइन द लेक्चर इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि तुम लोग एटलीस्ट एक दो बार देख के जा सको। शुरू करते हैं पहला चैप्टर से, मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है? बेसिकली मोल एक नंबर है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। सर आप इतना जल्दी जल्दी बोल देते हो ये वो, तो ये वीडियो ही ऐसा है भाई। ऑलराइट, तो मोल क्या है? मोल एक नंबर है, ठीक है। मोल बेसिकली नंबर है। अगर मैं बोलता हूं एक मोल आदमी, तो मतलब इसका मतलब है कि 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स है। कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में जाहिर सी बात है हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स उनके लिए बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इज बेसिकली अ नंबर विच इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, एंड एवोगाड्रोस नंबर इज 6.023 × 10⁻23। कैलकुलेशन करते वक्त 6 ले लेना, ठीक है। फिर तुम्हें पता होगा फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज, प्रोटॉन का मास और चार्ज, न्यूट्रॉन का भी मास और चार्ज हमें पता होना चाहिए। 9.1 × 10⁻31 kg फॉर इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज -1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन के लिए चार्ज बस पॉजिटिव होगा, वेट जो है, मास जो है वो है 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट सेम होता है, न्यूट्रॉन का हल्का सा ज्यादा होता है। एक्चुअली प्रोटॉन का 1.672 है और ये 1.674 है, बट ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हो। फिर आता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि जो तुमने एटॉमिक मास का वैल्यूज जो सीखा है ना 1 to 20, उसको जब तुम ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, लिथियम का 7 ग्राम। बेसिकली एक मोल एटम का मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का कितना मास है, कि तुमने 6 × 10⁻23 एटम्स ले लिया हाइड्रोजन का, उसका मास मिला है 1 ग्राम, तो उसको हम लोग बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास। फिर आता है तुम्हारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलर है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे पानी का अगर मैं बोलता हूं 18 ग्राम, यूरिया का मैं बोलता हूं 60 ग्राम, ग्लूकोज का मैं बोलता हूं 180 ग्राम, तो वो क्या मतलब है उसका कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ ग्लूकोज 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अगर लोगे तो तुम्हारा उसका मास कितना मिलेगा, 180 ग्राम मिलेगा, ठीक है। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। ये आइसोटोप्स पे लागू होता है। आइसोटोप्स का मतलब नेक्स्ट चैप्टर में है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, राइट। तो जैसे कि यहां पे मैंने बोला है कि क्लोरीन का आइसोटोप्स है 35 मास नंबर वाला और 37 मास नंबर वाला। ये 75% एग्जिस्ट कर रहा है और ये 25% एग्जिस्ट कर रहा है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इनटू जो भी इसका मास है और इसका परसेंटेज इसका मास और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 75 + 25 100। वैसे ही परसेंटेज में 100 ही होता है और इससे तुमको एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का मिलता है 35.5। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटॉमिक मास। देखो ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में फर्क क्या है। जब मैं एटॉमिक मास बोलता तो मैं एक एटम का बात कर रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास में मैं 1 मोल एटम्स का बात कर रहा हूं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। तो जब हाइड्रोजन का मैं बात बोलूंगा तो यहां पे हम लोग ग्राम के जगह लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट जब तुम ग्राम लिखोगे तो 1 मोल का डिफाइन कर रहे हो मतलब, और अगर तुम AMU लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम एक एटम के लिए बोल रहे हो। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। जैसे वहां पे मैं ग्राम लिख रहा था वाटर के लिए, यहां लिख रहा हूं AMU, ठीक है। AMU के जगह बेटर होता है U लिखना, क्योंकि AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग मॉलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं तो इट्स बेटर टू राइट U। U माने यूनिफाइड मास। वो तुम सब पे लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। अगर कोई बोलता है AMU को डिफाइन करो सर, तो AMU का मतलब होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम को अगर तुम ऐसे 12 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दो, उसका एक हिस्सा, ठीक है। वैल्यू निकालना है तो 1 एवोगाड्रो नंबर इन ग्राम, दैट मींस 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहना पॉज करके, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, तुमको स्टाइल समझ में आई गया लास्ट मिनट रिवीजन के लिए।
अब मोल्स के कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो जब तुमको मोल्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो मोल्स के कैलकुलेशन करते वक्त तुम्हें कोई एग्जामिनर क्या क्या दे सकता है, एग्जामिनर या तो मास देके पूछेगा या नंबर ऑफ पार्टिकल्स देके पूछेगा या फिर वॉल्यूम देके पूछेगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल देके पूछा तो उसको तुम्हें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है, अगर मास देके पूछा है तो उसको तुम्हें उसके एटॉमिक या मोलर मास से डिवाइड करना है, और अगर तुमको वॉल्यूम देकर के पूछा तो वॉल्यूम स्पेसिफिकली गैस का देगा, हाँ बाकी चीजों का नहीं, और एसटीपी में देगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब है कि टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है और प्रेशर 180 एम है, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। एंड वेपर डेंसिटी पे कभी क्वेश्चन पूछा तो वेपर डेंसिटी इज बेसिकली मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मोलर वॉल्यूम की अगर बात करें तो वही है भाई जो तुम्हारा गैस का एसटीपी में जो वॉल्यूम होता है एक मोल का, ठीक है, वो कितना है 22.4 लीटर, याद रखना 22.4 लीटर। यहां मैंने एसटीपी का मतलब भी समझाया, ठीक है। कभी तुम्हें अगर कोई एक कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन पूछ ले कि इस कंपाउंड में कार्बन का कितना परसेंट है, तो तुम्हें उस एलिमेंट का वेट ले लेना है और कंपाउंड का वेट लेके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। फिर आता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, तो वहां 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, एक्चुअल में ग्लूकोज में यही होता है। लेकिन तुम देखो 6, 12 और 6, इनको अगर मैं काट दूं, रेशियो ले लूं 6, 12, 6, 6 1 टाइम, 6 2 टाइम, 6 1 टाइम, इट कम्स आउट टू बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो 1 to 1। तो ये जो C1H2O1 हुआ है, ये है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर कभी निकालना है तो n फैक्टर से निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, इससे n फैक्टर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 180 है ये, और ये हो जाएगा 12, 4 और 16, 12, 2 और 16, मतलब हो गया 14 और 16, डेट मीन्स 30। तो 180 डिवाइडेड बाय 30 कम्स आउट टू बी 6। तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई करके देखो, 6 कार्बन, 2 6 जा 12 हाइड्रोजन एंड O, ये तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बन गया, ठीक है। फिर कुछ हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो कुछ नहीं है भाई, ये हम लोग क्लास 12 में भी पढ़ते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेना है, नीचे तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोले तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान रखना, वेट जब ग्राम में लोगे तो वॉल्यूम ml में लेना, ठीक है। उसके बाद आता है अपना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेसिकली हम लोग यहाँ पे A से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और B से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें पूछता है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो सॉल्वेंट का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों आ जाएगा। सिमिलरली अगर बोलता है कि सॉल्यूट का मोल्स बताओ, तो सॉल्यूट का मोल्स क्या, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सॉल्यूट का मोल्स NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। और जब तुम दोनों का सम करोगे तो Na प्लस NB ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा, मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, लीटर में लेना है। अगर लीटर के जगह में ml में लेना चाहते हो तो तुम्हें 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। मोलालिटी की बात करें तो मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी को कैपिटल से। तो मोलालिटी एक पहला फॉर्मूला है जिसमें तुम देखो सॉल्वेंट आ रहा है, तो दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अगर तुम ग्राम में लेना चाहते हो तो वही बात है, ऊपर 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज वेट बाय वेट ये छूट गया था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब जहां जहां वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, तुमने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो अगर तुम्हारा वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है तो टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज वेट बाई V एंड परसेंटेज मोलारिटी। मोलारिटी में भी देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। तो जहां जहां वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है दैट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एंड जहां जहां वॉल्यूम वाला टर्म आ ही नहीं रहा है, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलालिटी में भी देखो ऊपर मोल है नीचे मास है, और मोल फ्रैक्शन में दोनों ऊपर नीचे मोल ही है, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। फिर एक डाइल्यूशन का केस देता है। डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना, तो तुम्हें कुछ भी पूछ सकता है, फाइनल मोलरिटी वगैरह पूछ सकता है, तो तुम M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर देना, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन एंड मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। अगर नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज को मिक्स किया गया, नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब सपोज एसिड के साथ एसिड मिला दिया या बेस के साथ बेस मिला दिया, तो तुम्हें रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, M1V1 प्लस
तो नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज के केस में M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 करना है। अगर रिएक्टिंग स्पीशीज है मतलब एसिड और बेस को साथ में लिया गया है तो फिर सबट्रैक्ट करके बताना है, ठीक है बस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले तो कुछ डिस्कवरीज हमें पता होना चाहिए। प्रोटॉन्स रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन्स चैडविक, এইবিলাক 1 मार्क खुद ही পাৰে। इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन, ओके, कैनल रेस गोल्डस्टेन। एटॉमिक मॉडल क्या क्या दिया था 1808 में जॉन डेल्टन साहब ने दिया था, उसके बाद थॉमसन मॉडल आया, फिर 1911 में रदरफोर्ड मॉडल आया, बहुत फेमस फॉयल एक्सपेरिमेंट, और फिर लास्ट में 1912 में बोर मॉडल, ठीक है, नील्स बोर का। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है। अगर आयन हुआ तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव किया होगा, वो बात अलग हो जाता है। और मास नंबर की बात करें उसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर इज बेसिकली व्हाट? मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर है। कौन कौन है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप का मतलब है एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार का मतलब है उल्टा, मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब बात करते हैं थॉमसन मॉडल की। थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हो। जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होता है एम्बेडेड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बोला है कि एक पॉजिटिव स्फीयर के अंदर ऐसे एम्बेडेड है, बट ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसके बाद रादरफोर्ड साहब का मॉडल है। रादरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोगों को पता ही होगा। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसमें न्यूक्लियस का डिस्कवरी भी हुआ, उसमें से मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो है पास हो गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी बात उन्होंने बताया, लेकिन ये भी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन को नहीं बता पाए, स्पैरेली गिर जाना चाहिए मैक्सवेल के हिसाब से। तो जो भी हो, फिर उसके बाद बोर मॉडल आता है। बोर मॉडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स पे। जो एनर्जी एमिट हुआ या एब्जॉर्ब हुआ उसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा E is equal to h nu which is equal to hc by lambda, okay, but the problem here again, it is only applicable for single electron species, ठीक है, ये सब स्पीशीज में ही लागू होता है। फिर आता है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंट्रेंस हो चाहे बोर्ड्स हो, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में चार क्वांटम नंबर्स आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बोलता है, शेल के बारे में, डिस्क्राइब्स द एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे जाता रहेगा। और फिर आता है तुम्हारे एजीमुथल, जो सब शेल के बारे में बताता है। ये सब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का लोकेशन को ही बता रहा है, सबशेल के बारे में बता रहा है, शेप के बारे में बता रहा है, ठीक है। एल का जो वैल्यू है वो 0 से n-1 के भीतर होता है। अगर अभी देखो एल में एस सबशेल अगर हुआ तो एल का वैल्यू 0, एस पी डी एफ 0 1 2 3, देख रहे हो, ठीक है, 0 1 2 3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, एंड इट्स वैल्यू लाइज फ्रॉम -l to +l। And spin quantum number will describe the spin of the electron. Okay, spin of the electron can be either clockwise or anti-clockwise, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें ये पता है C इक्वल टू, या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा, ये हम लोग यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जब लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी एक मेटल प्लेट पे गिरेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, ठीक है। आइंस्टाइन साहब ने इक्वेशन दिया था जो फिजिक्स में हम लोग डिटेल में स्टडी करते भी हैं। फिर डी ब्रॉय साहब ने अपना हाइपोथेसिस दिया था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू, डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय p, माने मोमेंटम, p को तुम m भी लिख सकते हो, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से तुम लिख सकते हो अंडर रूट 2m/ke, और 2m/ke को फिर से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल से, u इनटू v से। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए अगर तुम्हें निकालना हो तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर करना है। n1 यहाँ पे छोटा वाला है, ठीक है, छोटा वाला स्टेट है, लोअर स्टेट है, ठीक है। अब क्या क्या सीरीज है? लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट एंड फंड। सीरियल याद रखना, लाइमैन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। n1 के वैल्यू के आधार पे ही है, n1 का वैल्यू 1 2 3 4 5। ये सीरीज यूवी रेंज में लाई करता है, ये विजिबल रेंज में लाई करता है, और बाकी तीनों इंफ्रारेड रेंज में लाई करता है। फिर था अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तुम भरोगे तो भरते वक्त जो फीलिंग होगा वो एनर्जी के ऑर्डर में होगा। अब सर एनर्जी कम पहले भरेंगे, एनर्जी ज्यादा बाद में भरेंगे, ऑब्वियसली। अब एनर्जी कम या ज्यादा कैसे पता चलेगा? तो सिंपल n प्लस एल रूल है, n प्लस एल,
एन प्लस एल करना है अपने को, क्या करना है, एन प्लस एल, एन प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर एन प्लस एल का वैल्यू सेम मिल रहा है तो जहां पे एन ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत सिंपल बात कहता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास सारे सेम क्वांटम नंबर्स के वैल्यू नहीं हो सकते, एन का वैल्यू, एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और एस का वैल्यू, ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली यार स्पिन तो अलग ही होगा ना। फिर आता है हुन्स रूल, हुन्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एक करके हमें भरना है, यू हैव टू फिल डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन, मतलब तुमको अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरना है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो तुम ऐसे मत भर देना 1 2 3 4 5 6, ये गलत भरना हुआ है, भले ही तुमको दिखने में सही लग रहा है लेकिन एक्चुअल में हमें ऐसा भरना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Alrighty. Next comes our periodic table. Periodic table. Periodic table. Okay. Periodic table. Basically periodic table क्या है, एक टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, ठीक है ना, एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। पहले मास नंबर के हिसाब से भी करते थे, बट मोस्टली साहब ने 1930 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, उसने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स का है वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, तो अभी एटॉमिक नंबर के आधार पर ही होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या था, तुम देखोगे कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करता रहता है, ठीक है, रिपीट करता था, उसी आधार पे जो है हमने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में बांटा, ठीक है। ग्रुप्स और पीरियड दो चीजें हैं, पीरियड जो कि तुमको ऐसे हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है, ऐसा 7 होता है, और ग्रुप जो तुमको वर्टिकल देखने को मिलता है, कॉलम्स, वो ग्रुप होता है, ठीक है। क्या क्या हमारा ब्लॉक्स है यहाँ पे, एस ब्लॉक जो ग्रुप 1 और 2 कंप्राइज करता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, एल्काली मेटल्स एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, एल्काली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देता है ये लोग। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 तक आएगा, यहां तुमको ज्यादातर जो है नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स देखने को मिलेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। डी ब्लॉक जो यहाँ रह गया ना 3 से 12, वो डी ब्लॉक है, इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एफ ब्लॉक लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ओके, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है, और ज्यादातर मेंबर्स इसके रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में क्लास 12 में चैप्टर है, ठीक है। अब मैंने क्या क्या समराइज कर दिया जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है और वो पीरियड के अलोंग कैसे वेरी करता है और ग्रुप के अलोंग कैसे करता है, ठीक है। फिलहाल तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, बस तुम लोग देखते जाओ, जो स्लाइड में है उस चीज को देखते जाओ, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप जाने से ये एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि शेल जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, पहले एक शेल होगा, फिर दूसरा शेल, तीसरा शेल आएगा। अक्रॉस द पीरियड जो है वो कम होगा, उल्टा होता है हमेशा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से फर्दर होता जा रहा है, और अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो बढ़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन सॉरी व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इट विल डिक्रीज बिकॉज लार्जर साइज, दैट मींस वीकर अट्रैक्ट, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और इंक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड क्योंकि स्मॉलर साइज होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस, ओके। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इट डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट के लिए इतना बहुत है। फिर देखोगे तुम, देखो लिथियम के नीचे आता है सोडियम, ओके, और यहाँ आता है मैग्नीशियम, हमें देखने को मिलता है कि इनमें कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर कभी कभी ये पूछ सकता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से शील्ड प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, वो है शील्डिंग इफेक्ट। और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये तुम्हें क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा, देयर विल बी ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज, ओके, इन द बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग ऑफ 4f। शील्डिंग का एक्चुअली जो सबसे बढ़िया शील्डिंग s करता है, फिर p, फिर d और फिर f, ये दोनों बहुत घटिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई। केमिकल बॉन्ड का मतलब है वो फोर्स जो कि दो एटम्स को एक तरीके से जोड़ के रखता है, दो एटम्स को जोड़ के रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, केमिकल बॉन्ड।
ठीक है। ऑक्टेट रूल का मतलब यह है कि जो एटम्स है वो चाहता है, एटम जो है वो चाहता है कि ऑक्ट मतलब 8, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो नोबल गैस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए। सब लाइफ में स्टेबल होना ही चाहता है भाई। आयनिक बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, देखो यहाँ आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है और डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम में पहुंचता है। जैसे सोडियम क्लोराइड वाला केस देख लो, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहाँ ये क्लोरीन उसको ले लेगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी में बहुत बढ़िया है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है मोल्टेन और एक्वस स्टेट में। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे शेयरिंग होता है। शेयरिंग अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का हुआ तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का हुआ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और तीन तीन हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम है, अच्छा कंडक्टर नहीं है कंपेरेटिवली, और ये ज्यादातर तुम देखोगे गैसेस के फॉर्म में या फिर सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या है कि यहाँ पे भाई एक राजा होगा, उसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और वो क्या करेगा, एक भिखारी को जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसको दे देगा। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन भिखारी है और ये तुम्हारा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसको देके NH4 प्लस बना देगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, वीएसी पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बेसिकली ये डिसाइड करता है कि, मतलब ये बोलता है कि एक मॉलिक्यूल का शेप जो होगा ना, वो डिपेंड करेगा कि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। मैंने कॉमन वाला दे दिया है, बाकी हम लोग जब नीट का तैयारी करते हैं तो इसको बहुत विस्तार रूप से पढ़ाया जाता है ऑब्वियसली। लास्ट मोमेंट के लिए इतना देख लो काफी है। कुछ मॉलिक्यूल्स का मैंने टाइप दिया, AB2 टाइप, जैसे BeCl2 CO2, AB3 टाइप, AB4 टाइप, AB5 AB6। ठीक है, और भी है, लेकिन अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर वाले डिटेल्स में नहीं जा रहे। ठीक है, यहाँ पे बस तुम शेप याद रख लो कि AB2 का लीनियर होता है, AB3 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है, AB4 का टेट्राहेड्रल होता है, AB5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, और AB6 का ऑक्टाहेड्रल होता है। नेक्स्ट अपने हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करके, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करके हमें 2 मिलता है तो sp, 3 मिलता है तो sp2, 4 मिलता है तो sp3, 5 मिलता है तो sp3d, 6 मिलता है तो sp3d2। ओके, नाउ देयर आर सम बॉन्ड पैरामीटर्स लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है भाई, लेंथ, या लेंथ का मतलब क्या है भाई, डिस्टेंस, तो दो न्यूक्लियर के बीच का दूरी। बॉन्ड एनर्जी, कितना एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कितना बॉन्ड तुमको दिखाई दे रहा है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2, नाइट्रोजन में 3, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है और एंटी बॉन्डिंग में कितना है उसको माइनस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये सब का बहुत ट्रिक्स है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ नीट। ओके, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, यू नो दिस ऑलरेडी फ्रॉम फिजिक्स। जब भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होने वाला है, तो उसके कारण से पोलैरिटी जनरेट होता है, जैसे H प्लस Cl माइनस ये होने वाला है। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें फिजिक्स से भी मालूम है, Q इंटू डी। ओके, अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉन जीरो है मतलब वो पोलर है। ठीक है, फिर आता है अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है जिसका एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है जिसका एनर्जी ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, अब अगर एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा वाला, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर वाला अगर तुमको दिया गया O2 F2 ऐसा अगर दिया गया, तो कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, सिग्मा 2px। जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको ध्यान रखना, यहां से यहां तक सेम है, यहां से यहां तक फॉर लेस देन 7, मतलब नाइट्रोजन के नीचे वाले लोग जो, या नाइट्रोजन तक N2 C2 Li2, तो यहां तक जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां तक तो बिल्कुल बिल्कुल सेम है। यहाँ चेंज आ जाता है, तो यहाँ सिग्मा 2px है, यहाँ पे सिग्मा पाई 2py और 2pz है, यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये डिफरेंस वाला पार्ट को एक बार अच्छे से देख लेना, तब तुम कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो लिख पाओगे। लास्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, व्हिच आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन से याद रखना। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस क्या है, कुछ वीक इंटरेक्शन है, जैसे वंडरवाल फोर्सेस में एक आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन जो कि पोलर और नॉन पोलर के बीच में होगा। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में होगा। नेक्स्ट वी हैव थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं।
तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बेसिकली एनर्जी चेंजेस का स्टडी है, एनर्जी चेंजेस का ही स्टडी है केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड को हम लोग यूनिवर्स बोल रहे हैं, और जहां तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जहां तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, वो सिस्टम होगा। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग, और सिस्टम सराउंडिंग मिला के पूरा यूनिवर्स। सिस्टम में तुमको ओपन सिस्टम मिलेगा जहां पे मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, क्लोज सिस्टम मिलेगा जहां पे सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। जैसे कि गर्म पानी तुमने लिया एक प्लास्टिक के बोतल में, तो कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाएगा, और अगर तुम थर्मस फ्लक्स में लेते हो तो वो गर्म का गर्म रहता है। दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम जहां पे ना मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। मैं 1.5x स्पीड में बोल रहा हूँ ना, क्या करे, उपाय नहीं है भाई, कन्फाइन करने सब कुछ। ऑलराइट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक, आइसो, देखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, थर्म माने टेम्परेचर, तो डेल्टा टी का वैल्यू जीरो। एडियाबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्यू का वैल्यू जीरो। आइसोबारिक, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो डेल्टा पी इज जीरो। आइसोकोरिक, कोरिक 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 कोरिक, डेल्टा वी इज जीरो। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जहां से शुरू किया वहां पहुंच गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हीट है और डब्ल्यू जो है वर्क डन है। क्यू पॉजिटिव कब होगा? जब हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, और क्यू नेगेटिव कब होगा? जब हीट रिलीज किया जाएगा। हीट एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक, हीट रिलीज को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब हम लोग वर्क डन सिस्टम पे करेंगे, और वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब सिस्टम काम करेगा। एरिया, अब देखो अलग अलग जगह में हम लोग फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? क्यू जीरो होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल जीरो प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू का वैल्यू डब्ल्यू आ जाएगा, ये रटना नहीं है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू वाला टर्म जीरो हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। आइसोकोरिक का मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो, तो क्यू का वैल्यू डेल्टा यू के बराबर आ रहा है। और साइक्लिक प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कि साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा यू का वैल्यू जीरो होता है, जहां से शुरू किया वही पहुंच गए। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है? एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, लेकिन हम लोग जो है कैलकुलेट करते वक्त चेंज कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी के जगह में तुम एनआर डेल्टा टी भी लिख सकते हो, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआर टी होता है। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। एंथैल्पी अगर चेंज पॉजिटिव हुआ तो इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर नेगेटिव हुआ तो इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी का वैल्यू डेल्टा एच के बराबर है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया, जैसे मेल्टिंग हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, फेस चेंजेस है ये सब। और एक्सोथर्मिक में कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, ये सब। ठीक है। वर्क डन इन एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, ये फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब देखो एक्सपांशन अगर हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये टर्म नेगेटिव होगा, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, तुम्हारा रूम जितना गंदा है उतना ज्यादा उसका एंट्रोपी है। ओके, डेल्टा एस फॉर द यूनिवर्स इज ऑलवेज मोर देन जीरो। ओके, अगर डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है, और ज्यादा रैंडमनेस कौन शो करता है? गैस। तो सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, सबसे ज्यादा गैस। और अगर मैं डेल्टा इज लेस देन जीरो बोल रहा हूं, मतलब एंट्रोपी कम हो रहा है, तो सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड। ठीक है। अब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब खुद ब खुद होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, किसी को करना पड़ेगा उसको। और अगर इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाया एंट्रेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, प्योर मैथ्स है इसमें। तुम्हें डेल्टा जी नेगेटिव अगर मिलता है तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव तुम्हें लो टेम्परेचर में मिलता है तो सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, ये सब जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन से मैंने बनाया है, तो ये सिंपल मैथ्स है, इसको एक बार देख लेना। एंट्रेंस पीओवी से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पीओवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जीरो केल्विन पे, मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे परफेक्ट क्रिस्टल का एंट्रोपी का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है। हीट कैपेसिटी, ये तुमको फिजिक्स वाले लेक्चर्स में भी मैंने दिखाया था, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वहां पे एमएस लिखा था, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, जैसे भी रिप्रेजेंट करो। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर हीट कैपेसिटी पूछे तो 1 मोल को रेज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये बोल चुका हूं, एनसीबी डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। देखा देखा लग रहा है फिजिक्स से। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव द रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं भाई साहब।
रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले होता है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है, देखो तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन पढ़ोगे देन इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एट द सेम टाइम इफ आई वांट टू टेल यू in terms of oxidation number, this is increase in oxidation number, this is decrease in oxidation number. What is a redox reaction? जहां पे तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिख रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया मतलब वो खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ मैंने देके रखा है। फ्री एलिमेंट्स अगर तुमको दे, जैसे कोई O2 दे दिया, H2 दे दिया, जो अपने फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। मोनो एटॉमिक आयंस की अगर मैं बात करूं तो जो तुमको चार्ज दिखाई दे रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे H प्लस में 1 होगा, Fe+2 में 2 होगा, Cl माइनस में -1 होगा, जो दिख रहा है वो। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन थोड़ा डुअल नेचर शो करता है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ है तो वो +1 दिखाएगा, और अगर हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ है तो वो -1 दिखाएगा, हाइड्राइड। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो नॉर्मली ऑक्सीजन अगर तुम देख रहे हो तो वो -2 होता है, पर ऑक्साइड के केस में -1 ले लेना, बाकी सुपर ऑक्साइड मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन चाहे किसी के साथ भी ले लो, फ्लोरीन का हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर रहने वाला है। ये दोनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। तो जो एल्काली मेटल्स है ग्रुप 1 वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका तुम्हारा +1 रहेगा, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ग्रुप 2 वाला एल्कालाइन अर्थ मेटल्स का हमेशा +2 रहेगा। न्यूट्रल कंपाउंड अगर दिया जाए तो जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है उन एलिमेंट्स का जब तुम सम करोगे इट विल कम आउट टू बी 0। और अगर आयनिक कुछ आयन दिया गया है तो फिर टोटल जो नेट चार्ज तुमको आयन में दिख रहा है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उस नेट चार्ज के बराबर होगा। रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स की बात करें तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहां पे दो मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे Mg+O2 मिलकर MgO बना रहा है ना। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है जहां पे एक सिंगल कंपाउंड जो है डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है, जैसे ये पेरोक्साइड यहाँ पे टूट गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल ने कम रिएक्टिव वाले को हटा दिया। जैसे जिंक यहाँ पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो सल्फेट को अपने साथ लेके कॉपर को भगा दिया। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना होता था, बोला था -1, और यहाँ पे वाटर में नॉर्मल केस है -2, और ये देखो फ्री स्टेट है 0। -1 से -2 हुआ, वैल्यू कम हो गया, रिडक्शन हुआ, और -1 से 0 हुआ, वैल्यू बढ़ गया, दैट मींस ऑक्सीडेशन हुआ। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, लेकिन बैलेंसिंग को समझने के लिए हमें क्वेश्चंस के थ्रू उसको करना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा जहां पे मैं बैलेंसिंग के ऊपर बात करूंगा। ठीक है। So we are done with redox. Next chapter we have is equilibrium. Next chapter is our equilibrium. तो इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिकली क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अपने सिलेबस में क्या क्या है? एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल मतलब फेस चेंजेस जो हो रहा है, हालांकि हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते इसको। सॉलिड गैस, आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, पानी फिर वेपर में। केमिकल का मतलब है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन चल रहा है कुछ भी, ठीक है। और आयनिक का मतलब है जहां पे तुम आयनिक कंपाउंड्स का डिसोसिएशन देख रहे हो, ठीक है। यहाँ लास्ट शार्टलियर प्रिंसिपल आता है जो तुमको बताता है कि भाई अगर तुम इक्विलिब्रियम को इधर उधर करने की कोशिश करते हो तो वापस से उसको रीस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या क्या करता है। जैसे अगर तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे, रिएक्टेंट माने इस साइड बढ़ गया तो प्रोडक्ट की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तुम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ा देते हो तो रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होगा, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है उस तरफ शिफ्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, और घटाने से एक्सोथर्मिक के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कैटलिस्ट के एडिशन से कुछ इफेक्ट नहीं होता, कैटलिस्ट बस स्पीड अप कर देता है उस रिएक्शन को। डेल्टा जी और के में रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इस चैप्टर में। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू द -RT ln के। तो बहुत सिंपल सा बात है भाई, डेल्टा जी लेस देन 0 हमें पता है स्पॉन्टेनियस होता है, अगर ये लेस देन 0 है तो ln के का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है। log 1 का वैल्यू कितना होता था? 0, है कि नहीं? तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज माइनस साइन है तो उल्टा बोलूंगा। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो के का वैल्यू लेस देन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस केस है। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर 0 है, के का वैल्यू इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो पार्शियली डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सारा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ और टोटल कितना था, उसके रेशियो को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अब आता है कुछ एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। पहला था आर्रेनियस साहब का कॉन्सेप्ट।
आर्हेनियस ने ये कहा कि अगर एक्वस सॉल्यूशन पे तुम किसी सब्सटेंस को डाल देते हो और वो H प्लस आयन देता है, प्रोटॉन देता है, तो वो एसिड है, और अगर वो OH माइनस देता है तो वो बेस है। ये आर्हेनियस साहब ने बोला था। ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब ने क्या, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एक्चुअली दो बंदे थे, दोनों ने मिलकर बोला। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि एसिड जो है प्रोटॉन डोनर है और बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। पीएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। पीओएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में पीएच और पीओएच का समेशन जो है वो 14 होता है। लेस देन 7 होने का मतलब एसिडिक है, इक्वल टू 7 होने का मतलब न्यूट्रल है, और ग्रेटर देन 7 होने का मतलब एल्कलाइन या बेसिक है। उसके बाद आता है तुम्हारा बफर। बफर क्या होता है भाई, बफर क्या होता है, बफर बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन है जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है जब तुम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालते हो तो। ठीक है, अब बफर एसिडिक हो सकता है। एसिडिक बफर कैसे बनाओगे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट ले लोगे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट ले लोगे। बेसिक बफर क्या होगा, कैसे बनेगा, बेसिक बफर जो है वो वीक बेस और सॉल्ट। हमारा जो ब्लड है ना, हमारा ब्लड एक बेसिक बफर है, ठीक है, मेडिकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। ऑलराइट, तो एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला है pKa। के को यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू निकालने के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ के ले लेना है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और बेसिक बफर के लिए पीओएच निकालेंगे, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस करेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर तुमको पीएच पूछा बेसिक बफर के लिए तो पहले पीओएच निकाल के 14 से माइनस कर देना। फिर आता है लास्टली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि ये AB सॉल्ट है, AgCl जैसे हो गया एक, ये जब टूटेगा A प्लस और B माइनस में, तो Ag प्लस और Cl माइनस में जो टूटेगा, इनका कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उस पे हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वी आर डन विद इक्विलिब्रियम। मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पे हम लोग पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा का पूरा में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। कार्बन इतना कंपाउंड क्यों बना सकता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, और कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लंबा लंबा चेन बना सकता है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सब देखो भाई, मैं ऐसा पढ़ा के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई नो। ठीक है, लास्ट मोमेंट में ऐसा ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं जो अभी नीट का कोर्स वगैरह लेके आ रहा हूँ, वहां पे बहुत सारा वीडियोस में यूट्यूब में भी दूंगा, तुम देखोगे मैं वहां पे कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये सारे इफेक्ट्स को मैं एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, ऐसे समझ में आता भी नहीं है, बट लास्ट मोमेंट के लिए क्या करे भाई, देख के जाओ, और उपाय नहीं है, लिख के आना है ना तुमको बोर्ड्स में मार्क के लिए, मार्क्स पाने के लिए। तो परमानेंट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए होता है। अब प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस ग्रुप मतलब जो डोनेटिंग ग्रुप है उनको प्लस बोलते हैं, और माइनस ग्रुप मतलब जो विड्रॉइंग ग्रुप है। तो प्लस आई जैसे एल्काइल ग्रुप जितना भी हो गया, मिथाइल इथाइल सारा का सारा प्लस, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे सारे हेलोजेंस हो गए, NO2 हो गया, CN हो गया, ये सब हो गया। मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन देखते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, डबल सिंगल डबल ऐसा टाइप का सिस्टम में, डबल सिंगल लोन पेयर। प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ये सारे लोन पेयर वाले, ठीक है, ये सारे लोन पेयर वाले प्लस एम या प्लस आई शो करते हैं। और माइनस आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस आर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, और सामने एक एमटीपी ऑर्बिटल होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार देखने से देख लेना। फिर आता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है फाइल माने लविंग, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब किसी को किसी चीज से प्यार कब होगा, जब उसके पास वो नहीं होगा ऑब्वियसली, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता ही है। ऑलराइट, एग्जांपल में तुम देख लो, भिखारी लोग को बोरॉन के पास फ्री और खाली ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम के पास में भी है, और हाइड्रोजन प्लस दिखाई रहा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई हम भिखारी है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ये। ठीक है, तो OH माइनस CN माइनस, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये सब। फिर आता है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमारा सिलेबस में कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन बेसिकली C प्लस, ये भाई साहब कार्बोकैटायन जो है ना, ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुमसे पूछेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। रीजन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये इसके स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। कार्बेनाइन की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, स्टेबिलिटी जस्ट इसका उल्टा होगा, माइनस आई इफेक्ट के कारण से होता है ऐसा। फ्री रेडिकल की बात करो तो ये कार्बोकैटायन के जैसा ही इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यहाँ पे कार्बन विद
एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अ फ्री रेडिकल। ओके, यहाँ पे भी अगर तुमको स्टेबिलिटी का रीजन पूछे, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस बोलोगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है एडिशन रिएक्शन। सिंपल एडिशन मतलब क्या, रिएजेंट ऐड किया। ये जनरली एल्कीन और एल्काइन में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखने को मिलता है। ऐड किया तो वो ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा ही। नेगेटिव पार्ट जो है वो जाके उस कार्बन में जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। हालांकि बहुत एक्सेप्शन है इसका, अब टाइम नहीं है सब बोलने का। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जब एक एटम दूसरे को रिप्लेस कर देता है, एक ग्रुप दूसरे को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्लास 12 का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि कुछ एटम या ग्रुप भाग गया, एलिमिनेट हो गया, और उससे क्या होगा, कुछ बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये देखो, अल्कोहलिक KOH वाला रिएक्शन, CH3 CH2 Br के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे तुम्हारा एल्कीन बन रहा है। यहाँ पे एक सेटजेफ रूल फॉलो होता है। सेटजेफ रूल का मतलब है ज्यादा जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे कार्बोकेटाइन अगर तुमको कहीं बनता हुआ दिखता है, तो कार्बोकेटाइन में टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज करके सेकेंडरी बना सकता है, या सेकेंडरी खुद को रीअरेंज करके टर्शियरी बना सकता है, तो ये काम डेफिनेटली होगा। फिर आता है अपना एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर मैं बोलूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे बढ़िया होता है, फॉलोड बाय फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स। जो भी ग्रुप विथड्रॉइंग नेचर का होता है, देखो एसिड का मतलब है भिखारी, तो भिखारी से जब कोई पैसा छीन लेगा ना, तो वो और बड़ा भिखारी बन जाएगा। तो और बड़ा भिखारी मतलब और बड़ा एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना भी है वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, और डोनेटिंग ग्रुप जो भिखारी को ज्यादा पैसा दे रहा है, तो उसका भिखारीपन को कम कर रहा है, तो वो एसिडिटी को कम कर देगा। बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे टिपिकल एग्जांपल हम लोग एमाइंस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाएगा, बेस आर राजा, ओके, बहुत पैसा वाला, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो घटा देगा। आइसोमरिज्म की बात करते हैं, उसके पहले टोटोमरिज्म, कीटो इनॉल, ये देखो कीटो फॉर्म है, जब भी तुमको सी डबल बॉन्ड होती है कीटो फॉर्म है, और ये इन ऑल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करें तो चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म नाम से ही पता चल रहा है भाई कि कार्बन चेन अलग अलग होगा, जब तुम नोमेनक्लेचर करोगे अलग अलग चेन मिलेगा। पोजीशन का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप्स का पोजीशन वगैरह, डबल बॉन्ड का पोजीशन, ये सब अलग अलग मिलेगा, ठीक है। फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब कि अलग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये, इनको ही देख लो, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमरिज्म में आता है ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक में एक होता है सिस और दूसरा है ट्रांस, और ऑप्टिकल में जब कायरल कार्बन होता है। ये सब बहुत विस्तार रूप से पढ़ाने वाला टॉपिक है, तो प्लीज अपने नोट्स को एक बार फॉलो कर लेना, क्लास के क्वेश्चंस को एक बार देख लेना अगर तुमको तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। एंड लास्टली वी आर मूविंग टू हाइड्रोकार्बन। सो वी हैव डन एंटायर केमिस्ट्री इन 45 मिनट्स जैसा टाइम, ओके। सो हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब जहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन्स हो गया इसमें। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, सारे सिंगल बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ये पता ही होगा। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्डेड आएगा, जैसे एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन CnH2n, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड है एल्काइन के केस में, CnH2n-2, इथाइन एक एग्जांपल हो गया। ये चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दोनों ही एडिशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात आती है। एरोमेटिक मतलब जहां तुम्हें एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग दिखाई देगा, यहाँ रेजोनेंस होता है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पूरा का पूरा डबल सिंगल डबल। स्ट्रक्चरली बोलो तो हर एक कार्बन sp2 है, ठीक है। और रिएक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। फिनॉल हो गया, टोलुइन हो गया। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, टोलुइन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है। नेमिंग की बात करें, पता ही है, एल्केन के सामने एंड में एन आएगा, बाकी जो पुराना नोमेनक्लेचर का रूल है वही फॉलो करेंगे। इन मतलब एल्कीन और आइन मतलब एल्काइन। प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो वुड्स रिएक्शन वेरी फेमस रिएक्शन है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेते हैं, 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिया जाता है, और यहाँ पे देखो ये R और ये R जुड़ गया, और ये NaX सेपरेट हो गया। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, या फिर एल्काइन कर सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, और देखो CH3 एल्केन बना दिया। एल्कीन की बात करें तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करो, पानी निकाल दो यहाँ से भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर के, तो ये बन गया CH2 और वाटर निकल गया, देखो वाटर बाई प्रोडक्ट निकल गया। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो हमारा एल्काइल हैलाइड से हमको एल्कीन मिल जाता है, ठीक है। एल्काइन का प्रिपरेशन डाइहैलाइड से कर सकते हो, ये रहा डाइहैलाइड, देखो ये डाइहैलाइड, ये हटेगा, NaBr बनेगा, और यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है।
और एक बार करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉलिबिलिटी, पानी में अच्छा सॉल्युबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लोग खुद क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, और लाइक डिजोल्व लाइक होता है। पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। सो ये नॉन पोलर में तो डिजोल्व हो सकता है, बट पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता, पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एल्केन का एक बहुत फेमस रिएक्शन है हेलोजिनेशन, एच न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है भाई, तो ये Cl आकर के जुड़ता रहेगा, CH3Cl और HCl मिलेगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन मैंने बोला ही था, एल्कीन और एल्काइन का फेमस है। हाइड्रोजिनेशन जो अभी दिखाया भी था, ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हो, CH3 बन गया। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ हेलोजन आकर के जुड़ेगा। ठीक है, Br जैसे Br आकर के जुड़ेगा। हाइड्रो हेलोजिनेशन, मार्कोनिकॉफ रूल जो पढ़ाया था वही, यहाँ पे देखो H प्लस Br माइनस, तो ये Br माइनस उस हाइड्रोजन पे जाके जुड़ेगा, उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, उस कार्बन में जाकर के जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ, राइट, और दूसरा हाइड्रोजन जाकर के इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड इफेक्ट, इसी कंपाउंड में अगर तुम्हारा पेरोक्साइड ले लिया जाए तब क्या होगा, तब एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब इस बार हाइड्रोजन उस कार्बन में जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट, सॉरी, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन उसमें जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन, जैसे कि ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन ना, तो अब यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन इस बार यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल बनाओ जोड़ दो, यहाँ पे HNO3 और H2SO4 का जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, तो NO2 प्लस आके इस बेंजीन रिंग में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, हेलोजिनेशन का मतलब ऑब्वियसली हेलोजन आकर के जुड़ेगा। ठीक है, और सल्फोनेशन का मतलब है SO3 आकर के जुड़ेगा, SO3H, इनफैक्ट SO3H। ठीक है, चलो भाई साहब, पूरा का पूरा हमने खत्म कर लिया, तुम लोग पॉज करो देखते रहो, पॉज करो देखते रहो, पॉज करो देखते रहो।